Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSB Success. For any query regarding SSB and AFSB, please join our Telegram channel SSB Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSB and AFSB, do subscribe our YouTube channel SSB Success. So today we are going to talk about an important organization that is in news. So we are going to cover it in terms of lecture as well as in GD. So let's get started. See, आपको पता है हम G7 की बात कर रहे हैं जैसे कि G7 की 49 समिट जो है दैट इज गोइंग टू हेल्ड इन जापान इन मई 2023. सो दैट इज व्हाई इट्स इन न्यूज. अगर आप देखो कौन कौन से कंट्रीज G7 के मेंबर्स है आप यहाँ पे मैप के थ्रू देख सकते हो. ठीक है, लेकिन अगर हम वैसे बात करें मेंबर कंट्रीज के बारे में तो इसके जापान की पहले जो है 5 थी एंड देन 7 हो गई. जैसे 5 में यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड देन आपका इटली एंड देन कनाडा. अगर हम G7 की बात करें ये एक इनफॉर्मल फॉरम ऑफ ग्रुपिंग है जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस लीड करते हैं जिसमें मेंबर्स आपके हैं यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड जापान. ये ग्रुप जो है एनुअली मिलता है कॉमन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जैसे आपका ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी या एनर्जी पॉलिसी के टर्म्स में. अब अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री को जान ले G7 की तो G7 ओरिजिनली ग्रुप ऑफ 5 था जो फॉर्म हुआ था 1973 में, जो कि एक इनफॉर्मल फोरम था जिस जो डिफरेंट कंट्रीज के लीडर्स को जो कि वर्ल्ड लीडिंग इंडस्ट्रियल नेशंस है उनको एक साथ लेके आ रहा था जिसमें यूके, यूएस, वेस्ट जर्मनी, जापान एंड फ्रांस आता है. 1975 में इटली ने ज्वाइन किया इस ग्रुपिंग को और इसको ग्रुप ऑफ 6 बनाया. कनाडा इसका पार्ट बना 1976 में, फिर उसके बाद उसने ग्रुप ऑफ 7 बनाया. कोई फॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है मेंबरशिप का. 1997 में रशिया ने ज्वाइन किया ग्रुपिंग को और इसको ग्रुप 8 बना दिया. लेकिन क्या हुआ था, एक सिग्नल ऑफ कॉपरेशन देखने को मिला था ईस्ट एंड वेस्ट में आफ्टर सोवियत यूनियन कोलैप्सेस इन 1991. लेकिन रशिया को फिर एक्सक्लूड कर दिया ग्रुपिंग से 2014 में बिकॉज रशिया ने एनेक्स किया था क्रीमिया को. फिर से ग्रुप जो है वो G7 बन गया. ठीक है, 48 समिट की बात करें जो 2022 में हुआ था. रिसेंटली 48 G7 समिट जून 2022 में हुआ था. ठीक है, जर्मनी होल्ड कर रहा था प्रेसिडेंसी को G7 की 2022 में. जर्मनी ने इनवाइट किया था किन किन कंट्रीज को. जर्मनी ने इनवाइट किया था अर्जेंटीना, इंडिया, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका टू G7 समिट. पार्टनरशिप के अंदर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी. G7 ने डिक्लेयर किया था कलेक्टिव मोबिलाइजेशन कितने डॉलर्स का, $600 बिलियन का, कि वो 2027 तक इतना फंड इकट्ठा करेंगे किसके लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट करने के लिए. किन कंट्रीज में, मिडिल इनकम कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्री में. रशिया यूक्रेन क्राइसिस ने एनर्जी प्राइसेस को एकदम ऊपर पहुंचा दिया. इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने मेंशन किया कि इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है अमंग द पॉपुलेशन ऑफ रिच एंड पुअर नेशन. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने हाईलाइट किया वर्ल्ड वाइड इनिशिएटिव फॉर लाइफ जिसमें लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट कैंपेन को चलाया गया. उसका टारगेट ये था कि प्रमोट करना इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल को. G7 के लीडर्स ने अनाउंस किया एक रिवाइवल किसका, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव जिसको हम B3 वर्ल्ड इनिशिएटिव भी कहते हैं. और एक ऐसा प्रोग्राम है जो एम करता है काउंटरिंग चाइनाज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किसके थ्रू, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू जो चाइना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कर रहा है. अब हम G7 के इंपॉर्टेंस के बारे में जान लेते हैं, इंडिया के लिए क्यों वो इंपॉर्टेंट है. देखो इसके जो मेंबर्स हैं ना वो 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन में आते हैं, 40% ग्लोबल जीडीपी में आते हैं. G7 कंट्रीज इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है ग्लोबल ट्रेड में, यूएस एंड जर्मनी इन पर्टिकुलर बिकॉज दे आर मेजर एक्सपोर्ट नेशन. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बाद ये मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुपिंग रही है. ठीक है, G7 काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए बिकॉज इंडिया को बैलेंस करना है अपने रिलेशनशिप को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ. G7 में जबकि आपने देखा है यूएस एंड जापान मेंबर्स हैं जो कि ऑलरेडी इंडिया के साथ क्वाड में भी है. सो इसलिए फॉरम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए बिकॉज इंडिया अपने इश्यूज को डिस्कस कर सकता है, कौन से एग्रेसिव चाइना एंड कैसे उसको इसके इन्फ्लुएंस को काउंटर करना है. चैलेंजेस की बात करें, देखो अनलाइक अदर बॉडीज जैसे हमारा नाटो हो गया, G7 की कोई लीगल एग्जिस्टेंस तो नहीं है लेकिन परमानेंट सेक्रेटरिएट वगैरह की भी हम बात करें तो नहीं है बिकॉज
इसका कोई बाइंडिंग इम्पैक्ट नहीं है पॉलिसी में, और ये कोई अपने मेंबर कंट्रीज को फोर्स नहीं कर सकता उनको फॉलो करने के लिए। काफी सारे कंट्रीज ये परसीव करती है कि G7 एक एक्सक्लूसिव क्लोज ग्रुप है पावरफुल कंट्री का, जो ब्लेटेंटली एक्सरसाइज करता है अपनी पावर को नेशंस के ऊपर। ये फॉर्म काफी छोटा है, रिलेटिवली होमोजीनियस है अपने मेंबर्स में। ओके, G7 को क्रिटिसाइज किया गया है फॉर बीइंग आउटडेटेड और इनइफेक्टिव रीसेंट डिकेड्स में, क्योंकि उसने वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है जैसे इंडिया एंड चाइना। अगर हम कंक्लूजन की बात करें, G7 समिट काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, और एक मेजर ग्लोबल इश्यूज को हम वहां मतलब उसके थ्रू बाहर ला सकते हैं, जैसे आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, इकोनॉमिक रिकवरी हो गया, टेररिज्म हो गया, और इंडिया जो है G7 कंट्रीज के साथ मिलकर इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकता है। इंडिया ने डिप्लोमेटिक लेवरेज भी गेन की है खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को पुट करके वेस्टर्न वर्ल्ड के सामने। वी हैव सीन एट 48 G7 समिट, जहां पे इंडिया ने रिफ्यूज किया था कि वो रशियन ऑयल परचेज नहीं करेंगे। इंस्टेड उन्होंने मतलब जो जहां पे इनका ये जो डिसीजन था उसको रिट्रैटिएट किया गया था, जो इंस्टेड उन्होंने बोला कि हमें एक इमीडिएट एंड चाहिए हॉस्टालिटीज का और रेजोल्यूशंस को। अपना मतलब वो कह रहे हैं कि डायलॉग एंड डिप्लोमेसी के थ्रू आप जो है वॉर को एंड करो ना, आप क्यों रशिया की ऑयल ना परचेज करो वाली पॉलिसी को अपना रहे हो। सो इंडिया चाहता है कि थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एक रास्ता निकाला जाए। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe it. And you know your likes and comments motivate me to make more and more videos on time. Thank you everyone.